मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई। मेरा वीडियो लेक्चर बीएससी भाग 3 गणित के प्रथम प्रश्न पत्र विश्लेषण के यूनिट नंबर 4 के टॉपिक कंस्ट्रक्शन मैपिंग और बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम पर है। कंस्ट्रक्शन मैपिंग और बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम को समझने के पहले हमने पूर्व कक्षाओं या इसी कक्षा के पूर्व अध्याय में जो परिभाषाएं पढ़ी हैं उसे हमें जानना जरूरी है। उसमें महत्वपूर्ण परिभाषा है सातत्य के लिए कौशी की परिभाषा। एक बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) संतत कहलाता है यदि किसी स्वेच्छ चुनी गई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन पर आश्रित एक धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 0 <mod x - a डेल्टा। ये इम्प्लाइज करता है mod f(x - f a एप्सिलॉन। यदि कोई फलन इस दिए गए बिंदु पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वह कौशी की परिभाषा से क्या होता है, वह फलन सतत कहलाता है। यदि हम इसे मैट्रिक स्पेस में यदि हम डिफाइन करना चाहें तो मान लीजिए XD कोई मैट्रिक स्पेस है, बिंदु x बराबर a पर कोई फलन सतत कहलाता है यदि किसी स्वेच्छ चुनी गई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन पर आश्रित एक संख्या डेल्टा इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि d ऑफ x a लेस देन डेल्टा। ये इम्प्लाइज करता है d ऑफ f(x) f a लेस देन एप्सिलॉन। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी या एक समान सातत्य। एक फलन f अंतराल a b में एक समान सतत कहलाता है यदि और केवल यदि एक दिए गए स्वेच्छ धनात्मक राशि एप्सिलॉन के संगत एक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो केवल एप्सिलॉन पर आश्रित होती है का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि x1 x2 बिलोंग करता है इंटरवल ऑफ a b में तथा mod ऑफ x1 - x2 लेस देन डेल्टा जो इम्प्लाइज करता है mod ऑफ f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन। डेल्टा पर एप्सिलॉन जो है डेल्टा पर आश्रित करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम डेल्टा को एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन 0 करते हैं। सातत्य यूनिफॉर्मली सातत्य के लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के लिए मैट्रिक स्पेस में उसे हम डिफाइन कर सकते हैं dxy लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज करता है d ऑफ f(x) fy लेस देन एप्सिलॉन जहाँ xy बिलोंग करता है नॉन एम्प्टी सेट x में। सातत्य और कौशी की सातत्य की परिभाषा दोनों में रिलेशन क्या होता है। जो फलन एक समान सातत्य होगा वह सतत भी होता है, परंतु सतत फलन का एक समान सातत्य होना जरूरी नहीं है। दूसरी परिभाषा किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस यहाँ पे सीक्वेंस, मान लीजिए कोई अनुक्रम दिया xn जो वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है तो अनुक्रम an अभिसारी कहलाता है यदि अनुक्रम की सीमा फाइनाइट होगी या जिसे हम परिमित बोलते हैं, जिसे हम संख्या l से दर्शाते हैं। तो उस स्थिति में गणितीय रूप में हम उसको लिखते हैं यदि लिमिट n टेंड्स टू लिमिट पर an का मान l होगा, या दूसरे शब्द मॉड के रूप में लिखते हैं an mod ऑफ an - a लेस देन एप्सिलॉन जहाँ एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड देन देयर एग्जिस्ट कैपिटल N जो कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जहाँ स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कैपिटल N। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। किसी दूरिक समष्टि में अनुक्रम की अभिसारिता। मान लो XD मैट्रिक स्पेस है तथा मान लो XN जो x में बिंदुओं का कोई अनुक्रम है, तब x में कोई अनुक्रम XN एक बिंदु x पर अभिसारी कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई धनात्मक संख्या n0 जो एप्सिलॉन पर निर्भर है इस प्रकार डिफाइन होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 जो इम्प्लाइज करता है d ऑफ xn लेस देन एप्सिलॉन। कौशी अनुक्रम। मान लो XD एक मैट्रिक स्पेस है तथा मान लो कोई अनुक्रम XN जो x में अनुक्रम है, तब यह अनुक्रम XN x में कौशी अनुक्रम कहलाता है यदि और केवल यदि
प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक पूर्ण नाम n0 जो एप्सिलॉन पर निर्भर है इस प्रकार विद्यमान है कि एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू n0, जो इम्प्लाइज करता है डी ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हम किसे बोलते हैं? कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, मान लीजिए एक्स डी मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस एक्स डी कंप्लीट कहलाता है यदि और केवल यदि एक्स में प्रत्येक कौशी अंतराल एक बिंदु पर अभिसारी होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम संकुचन प्रतिचित्रण और बनाम कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संकुचन प्रतिचित्रण होता क्या है। संकुचन प्रतिचित्रण को कंस्ट्रक्शन मैपिंग, मान लीजिए एक्स एन एक मैट्रिक स्पेस है। एक प्रतिचित्रण एफ एक्स टू एक्स पर संकुचन प्रतिचित्रण कहलाता है यदि और केवल कोई वास्तविक संख्या अल्फा, जहां अल्फा जो होता है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, अर्थात अल्फा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 और 1 में। इस अल्फा का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग करते हैं कैपिटल एक्स में। यदि हम अल्फ़ा की वैल्यू को 1 के बराबर लें तो यह जो मैपिंग होता है वो नॉन एक्सपेंसिव कहलाता है। यदि हम अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 होता है तो यह मैपिंग कहलाता है लिपचिट्स मैपिंग कहलाता है। यदि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगी तो यह जो मैपिंग कहलाता है कंस्ट्रक्टिव कहलाता है। पर यहाँ पे केवल हमें संकुचन मैपिंग के बारे में जानना है, तो वहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वह बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 और 1 में। जैसे इसका एग्जांपल, मान लीजिए कोई प्रतिचित्रण दिया है एफ आर क्यूब टू आर क्यूब से परिभाषित है, जहाँ एफ एक्स का मान दिया 1/4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है आर क्यूब में। आर क्यूब का मतलब होता है कि एक्स के एलिमेंट 3 x1 x2 और x3 होंगे, तब एफ आर क्यूब का एक कंस्ट्रक्शन मैपिंग होगा। इसे प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन मैपिंग की फार्मूला से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डी ऑफ एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई बराबर डी बराबर हम लेते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स की वैल्यू दिया है एफ एक्स में, इस एफ एक्स का मान दिया 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। दूसरा होता है एफ वाई में हो जाएगा 1/4 इंटू वाई, क्योंकि हमारा एक्स किसका एलिमेंट है आर क्यूब का, 3 डायमेंशन में है। तो हम डी में एफ एक्स और एफ वाई की जो वैल्यू है उसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 के रूप में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम 3 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है 1/4 डी एक्स वाई के बराबर। अर्थात ये जो कंस्ट्रक्शन मैपिंग की परिभाषा से क्या होता है, डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स और वाई। यहाँ पे जो 1/4 आया है उसे हम इस सूत्र के से अल्फ़ा बोलेंगे, चूँकि अल्फ़ा कंस्ट्रक्शन मैपिंग में बिलोंग करता है 0 और 1 में, अर्थात 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है छोटा है। तो यह अल्फ़ा 1/4 है, अर्थात यह 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यह जो एग्जाम्पल दिया है वह इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन मैपिंग के लिए इस उदाहरण से इस कंस्ट्रक्शन मैपिंग को हम समझते हैं। नेक्स्ट है संकुचन प्रतिचित्रण सिद्धांत, या इसी को हम बनाक स्थिर प्रमेय कहते हैं। बनाक स्थिर प्रमेय कहते हैं। बनाक स्थिर प्रमेय को पढ़ने के पहले हम फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट की परिभाषा। मान लो x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यदि फलन f x पर सेल्फ मैपिंग है, यदि कोई बिंदु x जो एलिमेंट है किसी सेट का जो इस प्रकार होता है कि f ऑफ x बराबर x, अर्थात f x को स्वयं पर प्रतिचित्रित करता है, तब इस बिंदु x को हम f का एक स्थिर बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास f मैपिंग है R to R, जहाँ f x का
मान दिया है, मान लीजिए एक्स क्यूब। तो इस स्थिति में एफ एक्स के तीन, तो इस एफ के तीन फिक्स पॉइंट होंगे, 0, -1, 1 होंगे। उसी प्रकार से यदि एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वेयर, तो और मैपिंग डिफाइन होता है एफ आर टू आर, तो उसके दो फिक्स पॉइंट होंगे, -1 और +1। संकुचन प्रतिशत चित्रण सिद्धांत या बनाक स्थिर प्रमेय, या इससे हम कंडक्शन मैपिंग प्रिंसिपल या बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम कहते हैं। बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम जो बना है स्टीफन बनाक नामक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनके नाम पर इस प्रमेय को जाना जाता है। वे फंक्शनल एनालिसिस के जनक होते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट, मान लो एक्स डी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तथा एफ एक्स से स्वयं में एक संकुचन प्रतिचित्रण है, अर्थात डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, जहाँ अल्फा एलिमेंट होता है ओपन इंटरवल 0 और 1 का, तब एक्स में प्रतिचित्रण एफ का एक अद्वितीय स्थिर बिंदु का अस्तित्व होता है। इसे दूसरे रूप में हम क्वेश्चन ग्रुप में इसे हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ दी बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रूफ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसको दो या तीन स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। एक हमें कॉची सीक्वेंस दिखाना है, दूसरा फिक्स्ड पॉइंट दिखाना है, और तीसरा हमें वो जो है क्या होना चाहिए, अद्वितीय फिक्स पॉइंट होना चाहिए। इसको इन सभी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हम मान लीजिए x0 जो एलिमेंट है नॉन इंटीग्रेटेड x का, जो आर्बिट्री एलिमेंट है, हम इस x0 से प्रारंभ करके कैपिटल X में एक इटरेटिव सीक्वेंस का मतलब होता है पुनरावृत्ति अनुक्रम, किस xn में हम बनाते हैं, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। पहले हम मान लेते हैं x1 को हमने मान लिया फंक्शन f ऑफ x0, x2 को हमने लिया f x1। इस x1 की वैल्यू को हम इस x2 में रखते हैं, तो x2 जो हो जाता है हमारे पास f ऑफ x1 का मतलब होता है f x0, इसको आगे सॉल्व करते हो जाता है f स्क्वायर x, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब x1 को हमने x0 पर डिफाइन किया है, तो इसके बाद के जो बिंदु के जो वैल्यू निकलेगी वो भी हमें x0 पर ही मिलना चाहिए। तो हमने x1 को माना f x0, इसी प्रकार से x2 को हमने लिया f x1, इस x1 का मान हमने रखा f x0, तो हमें मिल गया f स्क्वायर x0। नेक्स्ट हम करते हैं x3 की वैल्यू निकालना है, तो x3 को हम डिफाइन करते हैं f x2 से। f ऑफ x2 का मतलब क्या होगा, f स्क्वायर x0, इसको सॉल्व करेंगे तो f क्यूब x0 आएगा। इसी प्रकार से आगे के सीक्वेंस के पदों का मान हम निकालते जाते हैं, तो हमें मान लीजिए nवां पद का मान निकलता है xn, जिसे हम निकलते हैं f ऑफ xn-1। f ऑफ xn-1 के पहले n-2 आएगा, n-3 करते करते हम 0 तक जाते हैं, तो हमें लास्ट में xn की वैल्यू मिलती है f टू द पावर n x0। अब यह जो सीक्वेंस है xn, उसे हमें दिखाना है कि ये कौशी अनुक्रम है कि नहीं। इसके लिए हम पुनः समीकरण नंबर 1 में जाते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा है डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ x1 x2 को हम फलन के रूप में लिखेंगे डी ऑफ एफ x0 एफ x1। कंडक्शन मैपिंग के फार्मूला से हम उसको लिखते हैं डी ऑफ एफ x0 एफ x1 को लिखते हैं लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ x0 x1। पुनः डी ऑफ x2 x3 का मान निकालने के लिए हम इस x2 को लिखते हैं एफ x1, यहाँ से एफ x2 को लिखते हैं हम एफ x2 को लिखते हैं हम एफ x3 को लिखते हैं हम एफ x2। कंडक्शन मैपिंग के फार्मूला से हम ई डी ऑफ एफ x1 एफ x2 जो होता है लेस देन इक्वल टू अल्फा ऑफ डी x1 x2 डी ऑफ x1 x2, यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, जो हो जाता है डी ऑफ x0 x1। इसी प्रकार से आगे की वैल्यू हम निकालते जाते हैं। तो मान लीजिए लास्ट में हमने निकाला डी ऑफ xn+1, तो वो सॉल्व हो जाता है लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर n डी
डी ऑफ x0 x1 के बराबर। इसी प्रकार से मान लीजिए इसको हम कहाँ तक ले जाते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या p तक के लिए करते हैं, तो डी ऑफ एक्स एन प्लस पी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ एक्स एन प्लस वन प्लस डी ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू एंड सो ऑन डी ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस वन डी एक्स एन प्लस पी। इन सबको पुनः हल करते जाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन डी ऑफ x0 x1। यहाँ पे हमने एक्स एन प्लस वन और एक्स एन प्लस टू लिखा है, तो एन के बाद आएगा अल्फा का पावर एन प्लस वन डी ऑफ x0 x1। अगले टर्म में आएगा अल्फा का पावर एन प्लस टू डी ऑफ x0 x1 एंड सो ऑन। लास्ट में जाएगा इसकी वैल्यू अल्फा टू द पावर एन प्लस पी माइनस वन डी ऑफ x0 x1। ये सभी मान हम कहाँ से निकालते हैं, समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं। इनमें से सबसे हमने कॉमन निकाल लिया डी ऑफ x0 x1, तो हमें इस प्रकार का पद मिलता है। फिर यहाँ से फिर इस प्रकार की राशि मिलती है, वहाँ से फिर हमने अल्फा टू द पावर एन कॉमन निकाला तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन इस प्रकार मिलता है, जो लेस देन इक्वल टू होता है अल्फा एन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन डी x0 xn। यहाँ पे हम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन को सॉल्व करते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से, जिसका सूत्र होता है a/1 माइनस आर। तो प्रथम पद 1 होगा और उस आर का मतलब होता है सार्वनुपात का मान हम निकालते हैं, द्वितीय पद को भाग देते हैं प्रथम पद से, यहाँ मान रखते हैं, तो अल्फा टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू डी ऑफ x0 x1 हमें मिलती है। जहाँ पे अल्फ़ा जो होता है वह इस प्रकार से डिफाइन होता है 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 1। अब इसमें हम कुछ वैल्यू रखते हैं जिससे हम इसको देखते हैं कि क्या यह दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि, क्योंकि हमें सीक्वेंस को कौशी अनुक्रम दिखाना है। यदि अल्फ़ा लेस देन 1 होगा तब लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी पर अल्फ़ा टू द पावर n का मान 0 होगा। इस प्रकार हम n को पर्याप्त बड़ा लेकर लेफ्ट हैंड साइड अर्थात डी ऑफ एक्स एन प्लस वन को हम धनात्मक संख्या एप्सिलॉन से छोटा बना सकते हैं। देयर एग्जिस्ट n जीरो एलिमेंट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, जो इस प्रकार से डिफाइन होता है कि डी ऑफ एक्स एन प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर आल n ग्रेटर देन n जीरो, तथा p क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इसलिए जो अनुक्रम एक्स एन है वो कॉची सीक्वेंस कहलाता है। हमारी परिकल्पना से स्पेस एक्स जो है कंप्लीट होगा, अतः अनुक्रम एक्स एन अभिसारी होगा। देयर एग्जिस्ट जो एलिमेंट एक्स है वह बिलोंग करता है नॉन सेट में। यदि बिलोंग करता है तो उसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स। अब हमें दिखाना है कि यह जो पॉइंट एक्स है वह इसका फिक्स पॉइंट है कि नहीं। तो फिक्स पॉइंट दिखाने के लिए हम डी ऑफ एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन प्लस डी ऑफ एक्स एन एफ एक्स लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो डी ऑफ एक्स एन प्लस डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू द डी ऑफ एक्स एन प्लस अल्फा डी ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स टेंस टू जीरो। एन टेंस टू जीरो कब होगा, जब एन टेंस टू हम इन्फिनिटी लेते हैं। अतः एफ एक्स जो होता है एक्स के बराबर, इसलिए एक्स जो है इस एफ एक्स का फिक्स पॉइंट कहलाता है। अंत में हम इस स्थिर बिंदु को यूनिक प्रूफ करते हैं अर्थात अद्वितीय है कि नहीं। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए वाई जो है एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट का, तथा वाई जो नॉट इक्वल टू है एक्स का, एफ का एक फिक्स पॉइंट होगा। ये हम पहले सपोज कर लेते हैं। फिक्स पॉइंट होगा बोलते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास एफ आई का मान क्या होगा, एफ आई के बराबर, तथा इस कंडीशन से वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स से क्या होगा, हमारा डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। चूँकि फिक्स पॉइंट की परिभाषा से एफ एक्स होता है हमारे एक्स के बराबर, तब हम लेते हैं डी एक्स वाई बराबर डी ऑफ एफ एक्स एफ आई, जो कंडक्शन मैपिंग से क्या होता है लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स वाई। इस अल्फा ऑफ डी एक्स वाई क्या होगा, यह इस वैल्यू से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो उसे हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं अल्फा डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। चूँकि हमारी
हमने जो यहाँ पे सपोज किया या हमने यहाँ इसको लिया है डी ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, परंतु समीकरण नंबर 5 से अल्फ़ा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमने जो यहाँ पे परिकल्पना हमने डिफाइन की थी या ली थी, वह इसके लिए हमारी परिकल्पना 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 1 के कंडीशन का विरोध करती है, इसलिए डी ऑफ एक्स वाई क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का मान क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। परंतु इस कंडक्शन मैपिंग की परिभाषा से क्या होता है कि अल्फ़ा जो छोटा होता है 1 से, इसलिए डी ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 की स्थिति में हमें ये कंडीशन मिलती है। तो हमने जो लिया था वह इस कंडीशन को क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लेते हैं तब x और y क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस स्थिति में जो f इस x में एक अद्वितीय स्थिर बिंदु रखेगा, अर्थात f(x) का जो फिक्स पॉइंट है वह x के बराबर होगा, जो क्या होगा, वह यूनिक होगा।